students, in today's video we are going to extensively discuss बोहर थ्योरी। ठीक है, बोहर थ्योरी किसने दी है? नील बोहर ने दी है। बोहर थ्योरी से पहले रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें जो रदरफोर्ड था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाया एंड नाइदर वाज ही एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो सबसे पहले ये थ्योरी क्या कहती है वो मैंने पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं फॉर यू टू नोट डाउन। हम इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, तो बोहर थ्योरी पे आ जाते हैं। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है थोड़ा सा बोहर थ्योरी के बारे में। बोहर क्या कहता है? एटम जो है वो स्फेरिकल है। ठीक है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं और उसके आसपास जो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, इन ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी स्टेट्स या अलाउड एनर्जी ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको हम स्टेशनरी स्टेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन ऑर्बिट्स की एनर्जीज फिक्स्ड होती हैं, इनकी एनर्जीज चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज एनर्जी इन एन ऑर्बिट विद टाइम। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है जैसे जैसे टाइम पास होता है उसकी एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन की अगर उसको हमने एक्साइट नहीं किया तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होएगी, तभी वो उस ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जब तक हम किसी एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते इन टर्म्स कि हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करने की, एक्सटर्नल एनर्जी देने की कोशिश नहीं करते, तब तक उसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नॉर्मल स्टेशनरी स्टेट्स में हैं जिसके हिसाब से उनकी एनर्जी है। ठीक है, वो स्टेट क्या होती है? वो उस एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक है, वो कौन से ऑर्बिट्स में है या कौन से ऑर्बिटल्स में है ये हम आगे जाके इस चैप्टर में देखेंगे, उसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, सो जब तक हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, एक्साइट नहीं कराया, तब तक इलेक्ट्रॉन्स कौन सी स्टेट में होते हैं? नॉर्मल स्टेट, दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, वंस वी आर एक्साइटिंग इट, हमने स्पेक्ट्रम में देखा था हम एक्साइट कैसे करते हैं, उसको हीट देके, रेडिएशंस देके या हाई वोल्टेज करंट देके लो प्रेशर में, तो क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब उन्होंने ये एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो वो अब उस जगह पे उस स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं रह सकते, उनको बाहर वाले स्टेशनरी ऑर्बिट में जाना पड़ता है जिसकी एनर्जी हायर है। ठीक है, तो अब जो उनकी एनर्जी हो गई है उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग बड़े वाले ऑर्बिट में उनको जाना पड़ता है। तो दैट स्टेज इज नोन एज एक्साइटेड स्टेज, दैट इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन absorbs surplus energy and jumps to a outer orbit corresponding to its energy at that time. That is known as excited stage of an element. ठीक है, सॉरी, of an electron. क्लियर है। उसके बाद ये जो ऑर्बिट्स थे ये हमने पहले भी पढ़ा है। ऑर्बिट्स कैसे बनाते हैं? हम यहाँ पे न्यूक्लियस बना लेते हैं जहाँ पे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, उसके बाहर ये हमने बना लिए ऑर्बिट्स। ठीक है, इन ऑर्बिट्स का नाम क्या हुआ? KLMN, कैपिटल में। ठीक है, और देयर इज अ बोहर बरी रूल जिसको हम कहते हैं 2n² रूल। ये बरी कौन था? बरी बोहर का फ्रेंड था, तो बोहर बरी एक रूल इन्होंने दिया। ठीक है, that is known as 2n² rule. This rule tells you कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 डालें, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज k के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन सर्वाइव करेंगे? 2 × 1² दैट इज 2। ठीक है, उसी तरह n = 2 मतलब मैं l की बात कर रही हूँ, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन सर्वाइव करेंगे? 2 × 2²
इक्वल्स टू 3 क्या हो जाएगा m, so 2 into 3 square that's 9, 2 9s are 18, and finally n equals to 4, k l m n, so this is going to be 2 into 4 square, so 16 into 2 32, तभी 2 8 18 32 आता है, ठीक है। तो ये कैसे आता है, 2n स्क्वायर रूल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो बोहर थ्योरी अब इतनी एप्लीकेबल नहीं है, बट ये 2n स्क्वायर रूल ये यूनिवर्सल है, ये आगे भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट्स में अलाउड है घूमना जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ये आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हो अपने काइनेमेटिक्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट्स में अलाउड है उनका घूमना जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, nh/2π, जहाँ n क्या है, वो ऑर्बिट जिसमें हम देख रहे हैं कि वो घूम सकता है कि नहीं, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, pi इज 3.14 जो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज बोहर गेव यू द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, या एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, -RH × 1/n², ठीक है। जहां RH क्या है, RH इज रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। RH क्या है, RH इज रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। एंड n इज द ऑर्बिट जिसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो इफ आई से आई हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट इज गोइंग टू बी -RH/2², तो यहाँ RH की वैल्यू डाल देंगे, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। आंसर किस में आएगा, जूल्स में, ठीक है, क्लियर, ओके। उसके बाद है Rn, व्हाट इज Rn, इट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। सो बोहर ने ये फॉर्मूला दिया था फॉर कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, Rn इज a0n², n क्या है, वो ऑर्बिट जिसका रेडियस नोट कर रहे हैं, सो n कैन बी 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। और a0 क्या है, a0 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसको हम बोहर रेडियस भी कहते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे हम इस थ्योरी का। Now in this we are going to study the significance of Bohr theory, ठीक है। इसको पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज इट इज एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। सो रदरफोर्ड के अगर आप ड्रॉबैक्स में आओ तो हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड समझा नहीं पाया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है और एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो वो जाके न्यूक्लियस में क्यों नहीं स्पाइरली जाके कोलैप्स हो जाता, ठीक है। तो उसको बोहर ने समझाया, ठीक है। बोहर सेड कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे ही नहीं घूम रहे, वो किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम रहे, दे आर रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं और उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π, तो बड़ा कैलकुलेटेड ऑर्बिट में वो घूमते हैं, ठीक है। और उनकी एनर्जी उस ऑर्बिट में फिक्स्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती। हाउएवर जब हम उस पर एनर्जी एक्स्ट्रा उनको प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्साइट होके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, वो हवा में नहीं घूमते, वो उस पर्टिकुलर आउटर ऑर्बिट में चले जाते हैं कि जिसकी एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई है, ठीक है। सो दे मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट,
ठीक है। और जब वो एनर्जी लूज करते हैं लोअर स्टेट में आने के लिए, दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। और वो लाइट रेज की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए भी बोहर ने एक्सप्लेन किया, जो हम फॉलोइंग स्टेप्स में देखेंगे। सो एट एनी इंस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिरता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका जो मोशन है वो बहुत ही कैलकुलेटेड मोशन है, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। सो कमिंग बैक टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हमने पढ़ा था कि डिस्चार्ज ट्यूब में हमने बहुत सारे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स लिए थे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे जब वो एक्साइट हुए तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो था डिफरेंट ऑर्बिट में कूद गया आउटर ऑर्बिट में। तो जब वो स्टेबल होने के लिए लोअर ऑर्बिट में कूदता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स 2, 3, 4, 5 ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कूदते हैं उनके लिए आपको लाइमन सीरीज दिखती है। जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर वाले ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में अंदर की तरफ आते हैं वहाँ बारबर दिखती है, एंड सो ऑन। पास्चन ब्रैकेट एंड प्रीफंड इज फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो ये बोहर ने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइंस क्यों दिख रही है, बिकॉज देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ईच इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एक्साइटेड टू अ डिफरेंट लेवल, एंड टू कम बैक टू अ नॉर्मल स्टेट दे गिव आउट रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ light, and the wavelength of this radiation is captured on the spectrograph। तो हर एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आपको स्पेक्ट्रोग्राफ में एक लाइन दिखती है, ठीक है। उसके बाद आता है डेरिवेशन ऑफ बामर फॉर्मूला, ठीक है। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया गया तब बामर ने उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था which was this, that जो इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आएगा हाइड्रोजन का, ठीक है, राइट, तो वो जो है एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और हम उन रेडिएशंस का वेव नंबर, ठीक है, दैट इज 1/λ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला दिया था। बामर फॉर्मूला क्या था कि जो वेव नंबर है किसका, वो रेडिएशन का जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वापस आने के लिए, उसका फॉर्मूला क्या था, दैट वाज 1.09677 into 10⁻⁷ over 1/2 square minus 1/n square, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है बामर सीरीज कौन सी थी, n = 2, कहीं भी आउटर ऑर्बिट में जब सेकेंड ऑर्बिट में जब मारेगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर वाले, यहाँ पे ये n है, इट इज ग्रेटर देन 2, तो बामर ने क्या कहा था कि जब हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रॉन जब आउटर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में वापस आएगा, दैट इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऑर्बिट से, तो जब वो रेडिएशंस रिलीज करेगा उन रेडिएशंस का वेव नंबर का दिस इज दी फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ 2 क्यों है, क्योंकि इनिशियल ऑर्बिट क्या था, 2। तो बोहर थ्योरी ने इस फॉर्मूला को फर्दर सपोर्ट किया और डिराइव किया। कैसे, हमने पढ़ा था कि लेट्स से इलेक्ट्रॉन इनिशियल ऑर्बिट उसका आई है, सो लेट्स से इनिशियल ऑर्बिट इज ni, और हम फाइनल ऑर्बिट जिसमें वो जंप मार रहा है उसको हम कहते हैं nf, ठीक है। सो इनिशियल ऑर्बिट इज ni एंड फाइनल ऑर्बिट इज nf। तो ei क्या हो गया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल ऑर्बिट, ef क्या हो गया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फाइनल ऑर्बिट। तो चेंज इन एनर्जी क्या हो गया, ef माइनस ei, क्लियर है। उसके बाद हमने बोहर थ्योरी में पढ़ा कि चेंज इन एनर्जी, ठीक है, सॉरी, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज व्हाट, the energy of electron in nth orbit is minus RH/n square, जहाँ RH क्या है आपका रिडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। सो हमने यहाँ पे En की जगह EF की वैल्यू डाल दी तो क्या हो गया 1/nf²। सिमिलरली यहाँ EI की वैल्यू डाल दी तो यहाँ क्या हो गया 1/ni², माइनस माइनस प्लस हो गया। RH को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया
1 over ni स्क्वायर माइनस 1 over nf स्क्वायर। फर्दर RH की वैल्यू हमारे पास थी, कितनी थी? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या होगी आपको पता है, यहाँ से देखो प्लैंक्स कांस्टेंट में E इज h न्यू, तो न्यू क्या होएगा आपका E ओवर h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा E ओवर h। डेल्टा E तो ये है ओवर h कर दो, h की वैल्यू आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1 ओवर ni स्क्वायर माइनस 1 ओवर nf स्क्वायर। ठीक है, फर्दर वेव नंबर क्या होएगा, वेव नंबर इज न्यू ओवर c। ठीक है, राइट, क्योंकि c इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। ठीक है, तो c ओवर न्यू क्या हो गया लैम्डा, तो 1 ओवर लैम्डा क्या हो गया न्यू ओवर c, और ये 1 ओवर लैम्डा क्या है 1 ओवर लैम्डा इज योर वेव नंबर। ठीक है, सो वेव नंबर इज न्यू ओवर c। c क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो फर्दर हमने ये आपकी पूरी न्यू की वैल्यू थी, इसमें डिवाइड कर दिया स्पीड ऑफ लाइट से, इसको सॉल्व करके ये आया 1.09677 इंटू 10⁻7। ठीक है, इंटू 1 ओवर ni स्क्वायर माइनस 1 ओवर nf स्क्वायर। ठीक है, राइट, सो बोहर क्या कहता है, ये आपका बामर फॉर्मूला जनरल डिराइव हो गया। बामर ने ओरिजिनली ये फॉर्मूला दिया था बामर सीरीज के लिए। ठीक है, सो नाउ व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट टू अ लोअर ऑर्बिट, इट इज गोइंग टू रिलीज रेडिएशंस, और वो रेडिएशंस का वेव नंबर आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम ये मिटा देते हैं, देयर आर फर्दर पॉइंट्स टू दिस। ठीक है, सो एप्लीकेबल टू आयंस विद 1 इलेक्ट्रॉन की बोहर थ्योरी जो है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए है, हाइड्रोजन के लिए तो है, बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू दीज आयंस, क्योंकि इनमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। उसके लिए बोहर ने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी अपने फॉर्मूला में। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन गया -RH इंटू 1 ओवर n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, जहाँ z क्या था, z वॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। जैसे इसके केस में He पॉजिटिव के केस में z क्या हो गया 2, Li2 पॉजिटिव के केस में 3, Be3 पॉजिटिव के केस में 4 हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर देते हैं, सो वेव नंबर इज गोइंग टू बी 1.0967 इंटू 10⁻7 इंटू 1 ओवर ni स्क्वायर माइनस 1 ओवर nf स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, एंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या बन गया आपका a0 n स्क्वायर ओवर z। सो ही मॉडिफाइड द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और आ जाता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ बोहर थ्योरी में। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन नेगेटिव। ठीक है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली बोहर ने तो नहीं इसको एक्सप्लेन किया है। हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों लेते हैं, बोहर थ्योरी ने आपको एनर्जी का फॉर्मूला दिया है, कैन यू सी En is minus RH into 1 over n square, so why is it negative? ठीक है, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, स्कूल लेवल पे भी और कॉम्पिटिशन्स में MCQ आ सकता है। En is minus RH into
1/n², ठीक है। सो सर्टेन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, ठीक है, इट इज लाइंग सो फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस कि ना उसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, ना किसी इलेक्ट्रॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन है, ठीक है। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एट इंफिनिटी, ठीक है, उसके इट्स नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी अट्रैक्शन, neither is it experiencing any repulsion. So उस समय इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्टेज कैसी है, that its energy is 0। मेडिटेशन में चौकड़ी मार के इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, उस समय उसकी एनर्जी, उसका दिमाग शांत है, तो उसकी एनर्जी क्या है, 0। इट इज एट पीस विद इटसेल्फ, ठीक है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है, कैसे मूव करता है, एक एलिमेंट का, किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है, when it is moving towards nucleus there is a force of attraction, ठीक है, there is going to be attraction, whenever there is attraction so energy is lost, ठीक है, as electron is going to come to a low energy state, ठीक है। सो अगर ऑलरेडी उसकी एनर्जी 0 थी, उसमें से उसने एनर्जी लूज की, तो अब उसकी एनर्जी क्या हो गई, नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं इसको मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं, इसमें काइनेमेटिक्स लगाने की कोशिश करूं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 थी और उसने कुछ वर्क डन किया, चल के गया वो ऑर्बिट की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, तो इट हैज टू लूज सम एनर्जी। अपने आप तो नहीं चलोगे, जब आप चलोगे उसमें भी एनर्जी लगती है, तभी चलने से वेट कम होता है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, वर्क किया और न्यूक्लियस के पास गया, तो क्या हो गया, उसका वेट कम हो गया, पतला हो गया। सो इन शॉर्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस इट इज लूजिंग सम एनर्जी, ठीक है, राइट, बिकॉज सम वर्क इज बीइंग डन। और 0 में से जब वो जाएगा तो नेट क्या बच गया, माइनस, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज व्हाई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन आपने पढ़ा कि इसी एनर्जी से रिलेटेड, इट माइट हेल्प यू इन न्यूमेरिकल्स। जब मैं यहाँ RH की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डालती हूँ और अपॉन n² करती हूँ, कुछ ट्रिक्स हैं आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी। ये बेसिकली क्या है, दिस एनर्जी इज कमिंग इन जूल्स एंड दिस इज एनर्जी ऑफ ईच एटम, ठीक है, पर एटम। अगर आपको एनर्जी पूछी है इन किलो जूल्स पर मोल में कन्वर्ट करना है, तो आपको कन्वर्जन मत शुरू कर देना। कैसे करोगे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 ओवर n² था, है ना, ये एक एटम का था, तो आपका नॉर्मली आप क्या करोगे, आप ये एक एटम का तो आप इसमें कर दोगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, है ना, तो ये आ जाएगा एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, आएगा जूल्स में। फिर किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करोगे, ठीक है। तो इतना सारा करने की जगह बस याद रखो कितना है,
-1312 ओवर n स्क्वायर इंटू किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, सो ये एनर्जी जूल्स पर एटम की जगह किसकी है, किलो जूल्स पर मोल की। सो ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगर किलो जूल्स पर मोल में निकालनी है, सो दिस इज अ शॉर्टकट। उसके बाद एक और आपको ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको पूछा है आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, एक इलेक्ट्रॉन लेट्स से थर्ड ऑर्बिट में है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालो। आयनाइजेशन एनर्जी निकालो मतलब कि अब वो परलोक सुधार गया, वो स्वर्ग में चला गया, इंफिनिटी में चला गया। ठीक है, सारे ऑर्बिट के बंधनों से दूर हो चुका है। ठीक है, तो अब उसकी एनर्जी निकालो। ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, व्हाट इज गोइंग टू बी द आयनाइजेशन एनर्जी, इट्स गोइंग टू बी एनर्जी जब वो इंफिनिटी में चला गया माइनस एनर्जी जब वो थर्ड ऑर्बिट में था। क्लियर है, तो एनर्जी जब वो इंफिनिटी में चला गया वो कितनी है, अभी हमने पढ़ा, दैट वाज 0 माइनस एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट कितना था, माइनस RH इंटू 1/3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आयनाइजेशन एनर्जी इन nth ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में था तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, माइनस माइनस प्लस। सो कैन यू सी द ओनली चेंज इन द फॉर्मूला इज माइनस की जगह प्लस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी लिमिटेशंस पे। ठीक है, किसी भी चीज़ की लिमिटेशन होना साइंटिफिक टेम्पर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लिमिटेशन नहीं होएगी तो इंसान की सोच जो है वो स्टैग्नेट हो जाएगी, वो इम्प्रूवमेंट की नहीं सोचेगा। तो क्योंकि रदरफोर्ड की थ्योरी में लिमिटेशन थी तो बोहर ने दिमाग लगाया, अब बोहर की थ्योरी में लिमिटेशन थी तो आगे क्वांटम मैकेनिक्स वालों ने दिमाग लगाया, हेजनबर्ग आया, डी ब्रॉगली आया। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे हाइड्रोजन हो गया, He पॉजिटिव हो गया, Li2 पॉजिटिव हो गया एंड Be3 पॉजिटिव हो गया। और तो नॉर्मल सिनेरियो में जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। नाइदर कैन इट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमन इफेक्ट। ये आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप उस स्पेक्ट्रोस्कोप को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, जब आप उसका किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रोग्राफ बना रहे हो तो उसकी लाइंस जो है स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती हैं। It could not explain Zeeman effect also. What is Zeeman effect? It is splitting of spectral lines in magnetic field. ठीक है, और एक और लिमिटेशन थी कि it could not explain that why do एलिमेंट्स बॉन्ड। ठीक है, कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है। ठीक है, सो जो केमिकल बॉन्डिंग थी उसका ये बोहर रीजन नहीं समझा पाया। ठीक है, सो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि बोहर थ्योरी को आगे हेजनबर्ग आया, डी ब्रॉगली आया, वो टॉक्ड अबाउट डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उनका जो कॉन्सेप्ट है डुअल नेचर का उसको बोहर थ्योरी सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो ये समवेयर डाउन द लाइन ऑब्सोलीट हो गई, बट हमें काफ़ी कुछ सिखा भी गई। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसको आप ध्यान से पढ़िए। काफ़ी कुछ मैंने पहले बोर्ड पे लिख दिया था ताकि आप उसको अच्छे से नोट कर